गत व्याख्यान में मैंने जापान के आधुनिकीकरण की पृष्ठभूमि पर चर्चा की थी। जापान में आधुनिकीकरण से पहले शासन की सत्ता सामंतों के हाथ में थी, लेकिन 19वीं शताब्दी में कुछ वैसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से शासन की समस्त सत्ता शोगुन या सामंतों के हाथ से हटकर के राजा के हाथ में आ गई। राजा के हाथ में सत्ता हस्तांतरण की इस प्रक्रिया को कई नामों से जाना जाता है। उसे बुद्धिमत्तापूर्ण शासन भी कहा जाता है, सम्राट की शक्ति का पुनरुद्धार भी माना जाता है यहाँ से, और यहाँ से मेइजी पुनर्स्थापन का युग भी माना जाता है। और इसी के साथ जापान में आधुनिकीकरण का प्रारंभ होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जापान में सम्राट के हाथ में सत्ता कैसे आई? तो इसका उत्तर यह है कि जापान में शोगुन द्वारा विदेशियों का सहयोग करने के कारण उसके प्रति विरोध बढ़ता गया। अतः जापान में शोगुन की शक्ति का अंत करने के लिए प्रबल जनमत तैयार होने लगा। सम्राट का आदर करो, विदेशियों को भगाओ का नारा गूंजने लगा। ऐसे वातावरण में विदेशियों पर आक्रमण भी किया जाने लगा। अतः पश्चिमी देशों ने संयुक्त कार्यवाही कर इन शोगुन विरोधियों का दमन करना शुरू कर दिया। 1866 ईस्वी में केइकी नया शोगुन बना, जिसने 14 अक्टूबर 1867 ईस्वी को शोगुन पद से त्याग पत्र दे दिया, और इसी के साथ मेइजी पुनर्स्थापन का युग प्रारंभ होता है। इधर 1867 ईस्वी में जापान में सम्राट कोमेई की मृत्यु के बाद मुत्सुहितो नया सम्राट बना, जो 14 वर्ष का ही था। उसने मेइजी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है प्रबुद्ध शासन। उसने सम्राट की शक्ति का पुनरुद्धार किया। केइकी द्वारा त्याग पत्र देने से शासन की समस्त वास्तविक और कानूनी शक्तियां सम्राट के हाथों में आ गई और मेइजी शासन की पुनर्स्थापना हुई। अब जापान के आधुनिकीकरण के दौरान क्या क्या सुधार किए गए, आपको इस बारे में मैं संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। जापान ने विदेशियों के प्रभाव से अपने देश की रक्षा करने के लिए उनकी तकनीकी, ज्ञान विज्ञान के साधनों और सैन्य संगठन को अपनाने का निश्चय किया। इसके साथ ही जापान का आधुनिकीकरण शुरू हो गया, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 1, सामंती प्रथा का अंत। यह कदम 1868 से 1871 ईस्वी के मध्य उठाया गया। 1868 ईस्वी की रक्तहीन क्रांति के साथ जापान में शोगुन पद की समाप्ति होगी और शासन की समस्त शक्तियां सम्राट के हाथ में आ गई। अतः केंद्रीय शासन को सुदृढ़ करने के लिए सम्राट ने सामंती प्रथा का अंत करने का निश्चय किया। उसने सभी डेम्पो यानी सामंतों की रियासतों को 25 जुलाई 1869 ईस्वी तक केंद्र के अधीन कर दिया और इन रियासतों में डेम्पो को प्रशासक नियुक्त किया
और कुल आय का 1/10 भाग उनका वेतन निश्चित किया गया। सामंती प्रथा के अंत का दूसरा चरण 29 अगस्त 1871 ईस्वी से 1876 ईस्वी तक माना जाता है। 29 अगस्त 1871 ईस्वी को सम्राट ने समस्त सामंती रियासतों को समाप्त करने का निश्चय किया। संपूर्ण देश को निम्न 3 शहरों व 72 प्रदेशों में बांटा गया। संपूर्ण शासन की सत्ता का केंद्र था जापान का सम्राट, जो अपनी राजधानी में रहता था। अब इस शासन को 3 मुख्य प्रदेशों में बांटा गया। नंबर 1 ओसाका, नंबर 2 क्योतो और नंबर 3 टोक्यो। इसके अलावा 72 अन्य प्रदेश थे। इन केंद्रों में गवर्नर नियुक्त किए गए। केंद्र का विभाजन प्रदेश, जिले, शहर, कस्बे व गांव में किया गया। इन इकाइयों में प्रशासनिक अधिकारी गवर्नर नियुक्त करता था। 1873 और 1870 ईस्वी के वेतन कानूनों के माध्यम से सामंती प्रथा का पूर्णतः अंत कर दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण है सैनिक सुधार। जापान के आधुनिकीकरण के दौरान सैन्य व्यवस्था में समुराई वर्ग के एकाधिकार को समाप्त कर सभी वर्ग के लोगों को सैन्य सेवाओं में अवसर दिया गया। 1872 ईस्वी में जापान में सैनिक सेवा को अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट सुधार है कानूनी समानता की स्थापना। 1869 ईस्वी में सरकारी और व्यावसायिक नौकरियों पर से वर्ग विषयक पाबंदी हटा दी गई। अर्थात पहले एक वर्ग विशेष ही सरकारी और व्यावसायिक नौकरियां करता था, लेकिन अब उस वर्ग विशेष का आधिपत्य खत्म कर दिया। 1870 ईस्वी में सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त कर सामान्य जनता को पारिवारिक नाम धारण करने का अधिकार दिया गया। 1871 ईस्वी में निम्न वर्ग को पूर्ण समानता दी गई और सामंतों तथा समुराई वर्ग को विशेषाधिकार में प्राप्त 2 तलवारों को इच्छानुसार त्यागने का अवसर दिया गया। 1876 ईस्वी में तलवार रखने पर पाबंदी लगा दी गई। सामंती विशेषाधिकारों के अंत के साथ अब कानूनी समानता स्थापित हुई। नेक्स्ट सुधार है औद्योगिक विकास। यूरोप, अमेरिका आदि देशों से मशीनें आयात कर नए नए कारखाने स्थापित किए गए। 1870 ईस्वी में उद्योग मंत्रालय की स्थापना की, जिसने सरकारी उद्योग स्थापित करने तथा निजी उद्योगों की सहायता का कार्य किया। 1868 ईस्वी में सत्सुमा रियासत में कपड़े का कारखाना, 1870 ईस्वी में होन्शु रियासत में रेशम लपेटने की मशीन, 1871 ईस्वी में मशीन के पुर्जे का कारखाना, 1875 ईस्वी में सीमेंट तथा 1878 ईस्वी में ईंटों का कारखाना स्थापित किया। 1890 ईस्वी तक समस्त कारखानों में वाष्प शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। अगला सुधार है यातायात व संचार के साधनों का विकास। 1872 ईस्वी में रेल लाइन का निर्माण शुरू हुआ, जो 1894 ईस्वी तक संपूर्ण देश में विकसित हो गया, अर्थात रेल यातायात का विकास हो गया। 1868 ईस्वी में तार लाइन की शुरुआत हुई और डाक सेवा का प्रारंभ हुआ।
जहाज निर्माण उद्योग का भी विकास हुआ। ओसाका और टोक्यो में तोप ओसाका और टोक्यो में तोप, बंदूक, गोला बारूद बनाने के कारखाने स्थापित किए गए। 1873 ईस्वी में नेशनल बैंक, 1885 ईस्वी में बैंक ऑफ जापान की स्थापना की गई। इस तरह से यातायात और संचार के साधनों के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था में भी सुधार किया गया। खान विभाग में भी सुधार किया गया। 1873 ईस्वी में खान विभाग की स्थापना की गई। इसके साथ खानों का विकास शुरू हुआ। कोयला, लोहा, सोना, चांदी ऐसी खानों का विकास हुआ। अगला सुधार था कृषि संबंधी सुधारों के अंतर्गत 1872 ईस्वी में किसानों को उनकी भूमि का स्वामित्व दिया गया। लगान निर्धारित किया गया जो जमीन की कीमत का 2.5% था। लगान नगद और मालगुजारी के रूप में लिया जाने लगा। किसानों को वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षित कर पैदावार बढ़ाने का ज्ञान दिया गया। जापान के आधुनिकीकरण के दौरान जो अन्य महत्वपूर्ण सुधार किए गए वो थे शिक्षा संबंधी सुधार, जीवन शैली में परिवर्तन, धार्मिक जीवन में परिवर्तन, राजनीतिक चेतना का विकास, नए संविधान का निर्माण तथा न्याय और दंड व्यवस्था संबंधी सुधार। इनके बारे में चर्चा मैं अगले व्याख्यान में करूँगा। धन्यवाद।